हेलो स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की चैप्टर 3 चतुर्भुजा को समझना के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उन पिछली क्लासों में हमने इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था वो बेसिक अच्छे से समझा दिया है मैंने। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख ले, ताकि आपको ये क्लास समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है और हमें बताना है, उनका वर्गीकरण करना है कि उनमें साधारण वक्र कौन कौन है, साधारण बंद वक्र कौन कौन है, फिर बहुभुज कौन कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है और अवतल बहुभुज कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं साधारण वक्र की। देखें, सबसे पहला क्या है, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र में कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहली आकृति, सबसे पहले साधारण वक्र कहते किसे हैं? तो वक्र क्या था कि जब हम पेन या पेंसिल की नोक को बिना ऊपर उठाए जब कुछ भी आकृति बना देते हैं तो उसे हम क्या कह रहे थे? वक्र। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सरल वक्र किसे कहते हैं। तो जब ऐसी वक्र आकृति जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती हो, ठीक है, ऐसी वक्र आकृति जो स्वयं को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हो, उसे हमने क्या कहा था? सरल वक्र कहा था। ठीक है, तो देखिए, पहली आकृति बिल्कुल वक्र है, इसे हम बिना पेन या पेंसिल को ऊपर उठाए बना सकते हैं, और साथ ही ये सरल है क्योंकि यह कहीं पर अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो पहली आकृति कैसी है? सरल वक्र है। ठीक है, तो ये यानी कि सरल वक्र के अंतर्गत कौन कौन सी आकृति शामिल है? पहली आकृति एक शामिल है। फिर देखें दूसरी, तो दूसरी आकृति भी कैसी है? सरल वक्र है, क्योंकि यह एक वक्र है, इसे हम बिना पेन या पेंसिल को ऊपर उठाए बना सकते हैं। साथ ही ये क्या है? ये कहीं पर अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो ये भी सरल वक्र है। तीसरी आकृति देखें, तो तीसरी आकृति तो वक्र ही नहीं है, क्योंकि ऐसी आकृति हम बिना पेन या पेपर को या बिना पेन या पेंसिल को ऊपर उठाए नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो वक्र ही नहीं है। चौथी आकृति, तो ये वक्र तो है लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रही है? कई जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसी कारण ये सरल वक्र नहीं है। ठीक है, पांचवी आकृति देखें, तो पांचवी आकृति भी कैसी है? सरल वक्र है। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक वक्र के इन्हें हम ये वक्र है क्योंकि बिना पेन या पेंसिल को ऊपर उठे बना सकते हैं। साथ ही ये सरल है क्योंकि अपने आप को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो आकृति 5 भी सरल वक्र है। फिर आकृति 6 देखो, ये भी सरल है और वक्र भी है, तो आकृति 6 भी शामिल हो जाएगी सरल वक्र में। आकृति 7 देखें, तो 7 है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक वक्र है और साथ ही कैसी है? सरल है, क्योंकि अपने आप को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। फिर देखें आकृति 8, तो आकृति 8 देखो, यहाँ पर अपने आप को प्रतिच्छेद कर रही है, इस कारण से ये सरल वक्र नहीं है। ठीक है, तो यानी कि सरल वक्र में कौन कौन सी शामिल होगी? आकृति 1, 2, 5, 6 और 7, ये कैसी है? सरल वक्र। ठीक है, फिर देखें दूसरा क्या हमें बताना है? साधारण बंद वक्र। ठीक है, क्या बताना है? साधारण बंद वक्र। तो देखो, साधारण भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो देखो, पहली आकृति साधारण वक्र है, अभी हमने देखा, देखो इसमें है पहली आकृति, और बंद भी है, तो ये दूसरे में भी शामिल हो जाएगी पहली आकृति। फिर दूसरी आकृति देखो, साधारण है और सरल है। ठीक है, साधारण या सरल है और कैसी है? बंद वक्र भी है, तो आकृति 2 भी शामिल हो जाएगी साधारण बंद वक्र में, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तीसरी तो कर्व ही नहीं है। चौथी, चौथी भी सरल नहीं है, तो सरल बंद भी नहीं है। ठीक है, फिर पांचवी देखें, सरल भी है और बंद भी है, तो पांचवी भी इसमें शामिल हो जाएगी, पांचवी आकृति। फिर छठी आकृति देखें, तो छठी आकृति सरल है, बंद भी है और वक्र भी है, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगी। आकृति 7 देखो, सरल है, वक्र है और बंद भी है, तो आकृति 7 में इसमें शामिल हो जाएगी। फिर आकृति 8 देखो, जब वो सरल वक्र है नहीं तो सरल बंद वक्र भी नहीं हो सकती। ठीक है, चले आगे। पूछ रहा है बहुभुज, कि इसमें बहुभुज कौन कौन से हैं? अब बहुभुज क्या होता है? हमने देखा था कि केवल रेखाखंडों से निर्मित सरल बंद वक्र को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से निर्मित सरल बंद वक्र को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब देखो, केवल रेखाखंडों से निर्मित सरल बंद आकृति कौन सी है? देखो, पहली आकृति है, केवल रेखाखंडों से निर्मित है, सरल भी है और बंद भी है, तो आकृति एक बहुभुज है। दूसरी देखो, सरल है, बंद वक्र है और रेखाखंडों से निर्मित है, तो ये भी बहुभुज है। फिर तीसरी तो वक्र ही नहीं है। चौथी, चौथी देखो,
रेखाखंडों से निर्मित क्या है, बंद आकृति है, लेकिन ये क्या नहीं है, सरल बंद आकृति नहीं है। ठीक है, जबकि बहुभुज की परिभाषा क्या थी कि केवल रेखाखंडों से निर्मित सरल बंद वक्र को हम क्या कहते हैं, हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरल बंद वक्र नहीं है। ठीक है, चले आगे देखें। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में कौन कौन सी आकृति शामिल है हम देख लेते हैं, इधर ही लिख लेता हूँ। तो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर यानी आंतरिक भाग में मौजूद होते हैं, ऐसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो देखें पहले आकृति में देखो, यहाँ पर आप बाहर की तरफ विकर्ण खींच सकते हो, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं है। दूसरा देखो इसके बाहर की तरफ आप एक भी विकर्ण नहीं खींच सकते, और कैसा है, तो इसके सारे विकर्ण कहाँ हैं, इसके आंतरिक भाग में यानी अभ्यंतर भाग में मौजूद है। इसी कारण से ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा। कौन सी आकृति, 2। ठीक है, फिर 3 तो वक्र ही नहीं है, चौथी भी नहीं है क्योंकि ये तो बहुभुज ही नहीं है, पांचवी भी नहीं है, छठी नहीं है, सातवीं नहीं है और आठवीं नहीं है। तो केवल आकृति 2 है, वो क्या है, उत्तल बहुभुज है। ठीक है, फिर आगे आ रहा है अवतल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, हमने देखा था कि एक ऐसा बहुभुज, अवतल बहुभुज क्या देखा था कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर के साथ साथ उसके कुछ विकर्ण उसके बाहरी भाग में भी खींचे जा सकते हैं। अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर भाग में होने के साथ साथ उसके बहिर्भाग में भी मौजूद होते हैं। तो देखो पहली आकृति में हम इसके बहिर्भाग में बाहर की तरफ विकर्ण का निर्माण कर सकते हैं। तो जो आकृति 2 है, सॉरी आकृति 1 है, वो कैसी है, अवतल बहुभुज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले साधारण वर्गीकरण की बात ली। तो आकृति 1, 2, 5, 6 और 7 ये साधारण वक्र है। फिर साधारण बंद वक्र 1, 2, 5, 6 और 7। फिर बहुभुज तो 1 और 2। ठीक है, अब ये बहुभुज नहीं है, हो सकता है कुछ किताबों में दिया हो, लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से बहुभुज की परिभाषा देखें किताब में, तो केवल रेखाखंडों से निर्मित एक सरल बंद वक्र को, ये बंद वक्र भी है लेकिन सरल नहीं है क्योंकि ये अपने आप को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस कारण ये बहुभुज नहीं है। लेकिन हो सकता है कहीं आपको देखने को मिल जाए, तो वो गलत है। फिर देखें उत्तल बहुभुज, तो एक ऐसा बहुभुज जिसके सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। फिर अवतल बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर के साथ साथ बहिर्भाग में भी मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। तो ऐसी आकृति केवल आकृति 1 ही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, ये हमें बताना है। कुछ आकृतियां दी गई है और हमें बताना है कि इसमें कितने विकर्ण होते हैं। देखो पहला दिया हुआ है उत्तल चतुर्भुज, हमें बताना है कि एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये आकृति दिख रही है, इसमें आपको कितने विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, एक एस क्यू, एक पी और आर, है ना, 2 विकर्ण है। कौन कौन से, एक एस और क्यू, एक पी और आर। तो हम लिखेंगे कि एक उत्तल चतुर्भुज में केवल कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण ही हो सकते हैं। ठीक है, ये पहले का उत्तर है। दूसरा, एक सम षटभुज, षटभुज का मतलब छह भुजाओं से निर्मित बहुभुज। फिर सम का मतलब उसकी छह भुजा कैसी है, समान है। तो देखिए चित्र ये बना हुआ है, इसमें आपको ये सम षटभुज है और हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें भुजा कितने विकर्ण खींच सकते हैं ये बताना है। तो पहले हम इसके कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी, फिर ये सी, फिर ये डी, ई और एफ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम विकर्ण खींचते हैं। तो सबसे पहले हम विकर्ण खींच रहा हूँ ए से डी। कौन सा, ए से डी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला विकर्ण कौन सा है, ए से डी। ठीक है, दूसरा विकर्ण ए से ई, देखो ए से ई, ए से ई, दूसरा विकर्ण ए से ई। तीसरा विकर्ण देखो, और कहाँ खींच सकते हैं, ए से सी, देखो ए से सी, ये तीसरा विकर्ण। फिर चौथा विकर्ण देखो, बी से डी भी देखो खींच सकते हो, बी से डी। तो यहाँ पर मैं हाथ से खींच रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा तिरछा आ सकता है, आप समझ ले। तो बी से डी। फिर देखो चौथा, बी से ई, देखो पांचवा, सॉरी बी से ई, ये बी से ई हो गया।
फिर आगे देखो एफ से सी भी देखो, एफ से सी, एफ से सी, फिर देखो एफ से बी, एफ से बी, फिर आगे इसी के अंतर्गत हमें त्रिभुज के अंतर्गत विकर्णों की संख्या बतानी है। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, ए बी सी। तो क्या आप त्रिभुज में एक भी विकर्ण का निर्माण कर सकते हो? तो हम कहेंगे नहीं। तो हम कहेंगे कि एक त्रिभुज में, जो तीसरा था इसका ऑप्शन, कि एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? एक त्रिभुज में कितने विकर्ण है? 0 विकर्ण है। ठीक है, क्योंकि हम एक भी विकर्ण का निर्माण नहीं कर सकते। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 देखें। उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप निकालनी है कि एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है। फिर ये बोल रहा है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या उस स्थिति में भी ये गुणधर्म लागू होगा या नहीं होगा। तो हमें एक दूसरा चतुर्भुज बनाना है जो उत्तल नहीं है। ठीक है, और उसके लिए भी कोणों के जो माप है उन कोणों की मापों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक उत्तल चतुर्भुज का चित्र दिख रहा होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। तो फिर हमने क्या किया, एक विकर्ण का निर्माण किया है ए सी। ठीक है, कौन से विकर्ण का? ए सी। तो हमें यहाँ से कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? 2 त्रिभुज। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो वो वाली प्रमेय लगाकर हम इसके सभी कोणों का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि माना ए बी सी डी क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज है। एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? विकर्ण ए सी की रचना की। ठीक है, तथा विकर्ण ए सी खींचा जो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, अब 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं? देखो, एक त्रिभुज ए सी डी और एक ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल कोण कितने बन रहे हैं? 4 कोण। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, है ना। और ये किससे मिलकर बने हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये पहले त्रिभुज के कोण हैं। प्लस दूसरे त्रिभुज के कोण किन से हैं? कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 6। ठीक है, चले अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन तीनों की जगह हम क्या रख लेंगे? 180 डिग्री। इसी तरह इन तीनों कोणों के मानों की जगह क्या रख देंगे? 180 डिग्री। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो एक उत्तल चतुर्भुज है, एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अतः एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात होगी उत्तल चतुर्भुज की, यानी एक भाग इसका हल हो गया। अब हमें एक दूसरा और चतुर्भुज बनाना है। देखो, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए
जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। अब हमें एक दूसरा चतुर्भुज बनाना है और उस पर भी ये बात सिद्ध करके बतानी है कि क्या उसके सभी कोणों का योग 360 होता है अथवा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर अगला चित्र बनाया है जो कि उत्तल चतुर्भुज नहीं है। कैसा है? यह एक अवतल चतुर्भुज है। कैसा है? अवतल चतुर्भुज। लिखा हुआ है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी अवतल चतुर्भुज। अब देखो, अब हमें अवतल चतुर्भुज के लिए भी सिद्ध करके बताएंगे कि क्या इसके भी सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले इसके मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। फिर हमने एक विकर्ण की रचना कर लेते हैं ए से सी। कौन सा? ए से सी। ठीक है, ये हमने एक विकर्ण खींच लिया। तो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं कि माना ABCD एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, उत्तल नहीं है, उत्तल चतुर्भुज नहीं है। फिर विकर्ण क्या खींचा? AC खींचा, जिससे दो त्रिभुज हमें प्राप्त हुए, जिससे हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए। ठीक है, अब चाहे तो इधर कोणों के नाम लिख ले, कोण 1, कोण 2, कोण 3। इसी तरह कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुल बड़े कोण कितने बन रहे हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी। और एक इनसे मिलकर बने हैं दो त्रिभुजों के कोण। कौन कौन से? कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 3। ये पहले त्रिभुज के कोण। दूसरे त्रिभुज के कोण कोण 4, कोण 5 प्लस कोण 6। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके भी, ये भी त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, 180 डिग्री। और दूसरा भी त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। हो गया ना? अब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर एक चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो भी उसके सभी कोणों का योग कितना होगा? 360। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि इससे स्पष्ट है कि यदि एक चतुर्भुज उत्तल नहीं है, यदि एक चतुर्भुज उत्तल नहीं है, फिर भी उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। यानी सबसे पहले हमने एक उत्तल चतुर्भुज के लिए उसके सभी कोणों का योग निकाला और फिर हमने ये चेक किया कि अगर चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो क्या उसके कोणों का योग कितना होगा। तो उस स्थिति में भी उसके कोणों का योग कितना हो रहा है? 360 डिग्री हो रहा है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तल चतुर्भुज है या अवतल चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का कुल योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 4। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहली आकृति त्रिभुज दिख रही है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। फिर देखो दूसरी आकृति, इसमें देखो दो त्रिभुज हो रहे हैं, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 है, तो दो का कितना हो जाएगा? 360। तो 2 गुणा 180 यानी कि 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1, 2 और 3। एक का 180 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 गुणा 180। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। एक का 180 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे भी कुछ बहुभुजों के
भुजाओं की संख्या दी गई है और हमें बताना है इस बहुभुज के कुल अंतकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने सूत्र पढ़ा था कि बहुभुज के अंतकोणों का कुल योग बराबर, सूत्र क्या था, सूत्र था, मैं लिख लेता हूं यहां पर, बहुभुज के अंतकोणों का कुल योग, अंतकोणों का कुल योग बराबर n-2 गुणा 180। ठीक है, जहां पर n क्या है, n भुजाओं की संख्या है। ठीक है, देखो पहले में क्या दिख रहा है हमें, भुजाओं की संख्या 7, तो n बराबर कितना लिखा हुआ है 7। ठीक है, तो कुल योग कितना आ जाएगा कोणों का, तो हम क्या लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे n-2 गुणा 180। तो देखो n का मान कितना है 7, तो 7 - 2 गुणा 180 डिग्री, 7 में से 2 गया कितना जाएगा 5, 5 गुणा 180 और 18 पंजे कितना होता है 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, तो बहुभुज का कुल योग कितना हो जाएगा, बहुभुज का कोण योग जब भुजा 7 हो उस समय कितना हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, हमने कौन सा सूत्र लगाया, n-2 गुणा 180, n भुजाओं की संख्या थी तो 7 में से 2 गया तो 5 गुणा 180 और 180 का जब 5 से गुणा होता है तो कितना आता है बच्चों 900। ठीक है, दूसरे में देखो कितनी दी हुई है भुजाओं की संख्या 8। ठीक है, तो दूसरे के लिए हम वही बहुभुज का कोण योग, बहुभुज का कोण योग, ठीक है, बहुभुज का कोण योग, तो फिर से सूत्र लिख लेते हैं हम, n-2 गुणा 180 डिग्री, n कितना है 8, तो 8 - 2 गुणा 180, यानी कि 8 में से 2 गया तो 6, 6 गुणा 180 और 18 कितना होता है 108, तो 108 और पीछे 0 यानी 1080 डिग्री। कब, जब एक बहुभुज की भुजा कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, तीसरा देखो कितनी दी हुई है 7, अब की बार भुजाओं की संख्या कितनी है 7 है, तो फिर से हम लिखेंगे बहुभुज का कोण योग, बहुभुज का कोण योग, फिर से सूत्र n-2 गुणा 180 डिग्री, अब की बार n कितना है 10, तो 10 - 2 गुणा 180 डिग्री, 10 में से 2 गया तो 8, 8 गुणा 180 डिग्री और 18 अट्ठे कितना होता है 144, तो 144 और पीछे 0, तो टोटल कितना आ जाएगा 1440 डिग्री। ठीक है, फिर डी क्या लिखा हुआ है, भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है n, कितना दी हुआ है n, तो n दिया हुआ है तो बहुभुज का कोण योग कितना हो जाएगा, बहुभुज का कोण योग, तो जब n दिया हुआ है तो सीधा सूत्र लग जाएगा n-2 गुणा 180। ठीक है, तो क्योंकि भुजाओं की संख्या हमारे पास नहीं है तो भुजाओं की संख्या की जगह हम n की जगह n ही रख देंगे, तो यही सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। केवल हमें एक सूत्र लगाना है n-2 गुणा 180 और जितनी भुजाओं की संख्या दी गई थी उतनी भुजाओं की संख्या हमने यूज कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एक बहुभुज के जो कुल अंतकोण होते हैं वो उन कुल अंतकोणों का जो योग है वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे देखें प्रश्न संख्या 5, समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें इतनी भुजाएं शामिल हैं। देखो सॉल्यूशन, समभुजाएं क्या है, नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब समान, बहुभुज का मतलब बहुत भुजाओं वाली आकृति, यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो, ऐसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल है कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो और इसके सभी आंतरिक कोण भी बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं भले कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और तथा सभी आंतरिक कोण
सभी आंतरिक कोण क्या हो, समान हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हमें क्या बताना है कि एक त्रिभुज की एक बहुभुज की भुजा लिखी गई है, उनके नाम बताने हैं। तो बिल्कुल सरल है, तीन भुजा है तो तीन भुजा का क्या हो जाएगा, तीन भुजा मतलब त्रिभुज, तो ये हो गया त्रिभुज। फिर दूसरा देखो चार भुजा, चार भुजा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। फिर तीसरा छह भुजा है, छह भुजा को हम क्या कहते हैं, षटभुज या षष्ठभुज। ठीक है, चलिए बिल्कुल सरल था। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखें, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x कोण की माप ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे पहला प्रश्न, यहां पर क्या सी आकृति दिख रही है आपको, एक चतुर्भुज दिख रहा है ना। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के समस्त कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो हम लिख लेंगे यहां पर कि चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, ये गुणधर्म क्या है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का कुल योग कितना होता है, 360। ठीक है, तो हम सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर कितना है, 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ दो, तो 120 और 130 250 और ये 50, टोटल कितना हो गया, 300। तो देखें 300 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x का मान यहाँ पर 300 प्लस का है, बराबर के इधर लेके आएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो 360 में से 300 गया, कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सरल था कि हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हमने चारों कोणों को जोड़ दिया और बराबर में कितना रख दिया, 360। फिर जो ही पक्षांतरण करके जोड़ बाकी थी वो कर दी, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखें, छठे का ही प्रश्न संख्या बी। निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये छठे का क्या है, बी प्रश्न है। अब देखो यहां पर भी देखो 1 2 3 और 4, चार भुजा दिख रही है, कैसा है, चतुर्भुज है ना। तो फिर से हम लिखेंगे चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से। तो इससे हम क्या जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का कुल योग कितना होता है, 360। तो देखो कौन कौन से कोण दिए हुए हैं, 70 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर देखो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। अगर ये 90 बन रहा है तो ये भी कितना होगा, 90, क्योंकि एक रेखिक युग्म के दो कोणों का कुल योग कितना होता है, 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 70, ये 60, ये 90, ये 90 डिग्री प्लस कौन सा, x बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ दो, तो 60 और 60 120, 130, 130 और 90 यानी कि 220। तो 220 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 360 डिग्री माइनस, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस 220 डिग्री। जब 360 में से 220 जाएगा तो कितना आएगा, 140 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न था। आगे देखें, प्रश्न संख्या 3, छठे का तीसरा। यहां पर भी हमें अंतःकोण की माप निकालनी है। ठीक है, तो देखें पहला जो आंतरिक अंतःकोण है वो कितना हो जाएगा, ये सरल रेखिक युग्म है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110। तो मैं लिख लूंगा यहां पर सॉल्यूशन कि पहला आंतरिक आधार कोण,
आंतरिक आधार कोण कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। इसे क्या कहते हैं, सरल रेखिक युग्म। तो देखो पहला कोण अगर 70 है तो दूसरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा आंतरिक आधार कोण, दूसरा आंतरिक आधार कोण, तो 180 डिग्री माइनस ये 60 है तो ये हो गया 60, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये 110 और ये कितना आ गया 120 डिग्री। अब देखो 1 2 3 4 और 5 कैसा है, ये पंचभुज है। ठीक है, कुल भुजा कितनी है 5, तो पहले हमें पंचभुज के अंतःकोणों का कुल योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर कि कुल 5 भुजा है, कुल भुजाएं कितनी है 5 है। ठीक है, इसीलिए यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर 5। ठीक है, फिर बहुभुज का जो कोण योग है वो लगाना का सूत्र, बहुभुज का कोण योग यानी अंतःकोणों का कुल योग निकालने का सूत्र हमारे पास है n-2 गुणा 180। ठीक, अब देखो n कितना है 5, तो 5 माइनस 2 गुणा 180, 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 180, फिर 3 का 180 से गुणा होगा, 18 या 54 पीछे 0 यानी 540 डिग्री। ये क्या आ गया, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग। ठीक है, बहुभुज के जो अंतःकोण बन रहे हैं उन सभी अंतःकोणों का योग। अब देखो हमारे पास कितने कोण हैं, 1 2 3 4 और 5, इन पांचों को जोड़ना है और किसके बराबर में रखना है, 540 के बराबर रखना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहला कोण कितना था 110 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर x, फिर x और फिर कितना था 30 डिग्री, बराबर में कितना है 540 डिग्री। तो देखो कितना हुआ 110 और 110 220 और 10 230 260, कितना हुआ 260, और ये x और x 2x यानी कि 2x प्लस 260 डिग्री बराबर 540 डिग्री। फिर 2x को इधर रखा, ये प्लस का था बराबर के उधर गया तो माइनस का, 540 माइनस 260 डिग्री। अब 540 में से 260 जाएगा तो कितना आएगा 280, तो 2x बराबर 280 डिग्री। फिर x बराबर 280, यहां पर देखो 2 गुणा में था बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। चलिए आगे इसी का प्रश्न संख्या डी, छठे का डी। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, सभी कोण बराबर है x x x, यहां पर ये गलती से नहीं आया चित्र में, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी कितना है x है। ठीक है, तो अभी देखो कितनी भुजाएं 1 2 3 4 और 5, तो बहुभुज का कोण योग लगा लेंगे सूत्र, बहुभुज का कोण योग, बहुभुज का कोण योग। अभी हमने सूत्र पढ़ा कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, है ना। n कितना है 5 भुजा है, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री कितना हो जाएगा 3 गुणा 180 डिग्री, 3 गुणा 180 कितना होगा 540 डिग्री। ठीक है, अब देखो पांचों कोण बराबर हैं, पांचों को जोड़ दो और बराबर में हम कितना रख लेंगे 540, तो देखो x प्लस x, ठीक है ना, प्लस x प्लस x प्लस x, 5x है, इन पांचों कोणों को हमने जोड़ दिया, बराबर में कितना रखना 540, तो 5x बराबर कितना हो गया 540। अब x के साथ 5 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो 540 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री, x का मान कितना आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सरल था।
उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 देखें। हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चित्र को अच्छे से समझो कि यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, सरल रेखिक युग्म। ये क्या होता है कि जब एक सरल रेखा को कोई रेखा काट रही होती है तो यहाँ पर जो बनने वाले कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये क्या होता है, सरल रेखिक युग्म। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर सरल रेखिक युग्म बन रहा है, यहाँ पर भी सरल रेखिक युग्म बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सरल रेखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो तीनों जगह हम सरल रेखिक युग्म लगा देंगे और इस तरह हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखें, हम लिखेंगे कि ये पहले का आंसर है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो रेखिक युग्म होता है, रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180। रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इधर देखो, 90 प्लस एक्स सबसे पहला, तो 90 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आया, 90 डिग्री। ठीक, फिर यहां पर लगा देंगे, तो कोण जेड, ठीक है, प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण जेड या जेड का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 180 में से 30 गया तो जेड का मान कितना आ गया, 150 डिग्री। ये जेड का मान आ गया 150 डिग्री। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर तो क्या करेंगे कि कोण y बराबर ये वाला भाग है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से समझो पहले कि यहाँ पर तो आ गया हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, ये दोनों आसन्न कोण भी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर या तो आप त्रिभुज का बाह्य कोण गुणधर्म लगा दो कि यहाँ पर अगर 150 है तो ये भी क्या होगा, 150। ठीक है, त्रिभुज का बाह्य कोण गुणधर्म अगर वो पता नहीं है तो देखो त्रिभुज का नियम लगा लो, ये 90 है, ये 30 है। ठीक है, ये 90 है और ये कितना है, 30 है, 120 आ गया, और 120 तो ये कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 है ना भाई। हम लगा देंगे कि त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से 1, 2 और 3, इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। इसका नाम कुछ भी रख लो, W रख लो। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का योग कितना आएगा, 180। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, है ना, क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां पर देखो कौन कौन से कोण हैं, कोण W 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। फिर यहां से हम W का मान निकाल देंगे, तो कोण W या W लिख लो बराबर 120 डिग्री, 90 और 30 को जोड़ा 180 डिग्री। W बराबर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो W बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, है ना। ये कितना आ गया देखो, 60 डिग्री। अब हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, एक रेखिक युग्म का मान कितना होता है, 180, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि y प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, x, y और z का टोटल निकालना था। तो देखो z का मान कितना आया, 150, x का मान कितना आया था, x का मान आया था 90। तो 90, 150 और 120 को जोड़ना है, तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z। तो x का मान था 90, y का मान कितना आया हमारे पास 120 और z का मान कितना आया था 150। इन तीनों को जोड़ दो, कितना होगा, ये 270 और 90 यानी कि 360 डिग्री। कितना आ गया, 360 डिग्री। ठीक है, देखो फिर से समझो हमने क्या किया। यहां पर देखो क्या बन रहा है, सरल रेखिक युग्म।
तो यहाँ पर भी हमने सरल रेखिक युग्म बना दिया कि जब एक सरल रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा बनने वाले जो दोनों कोण हैं उनका योग कितना होता है 180। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150। इसी तरह ये 90 तो ये भी कितना हो गया 90। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये पहला कोण, ये दूसरा और ये W तीसरा। तो हमने त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिया और वहां से W का मान निकाल दिया। तो W का मान कितना आ गया 60 डिग्री। फिर से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया सरल रेखिक युग्म 60 + y बराबर 180। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। इस प्रकार ने तीनों कोण निकाल दिए और लास्ट में इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया 360 डिग्री। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 7 का ही बी। इसमें हमें x + y + z + w का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो आपको ये चतुर्भुज दिख रहा है 1 2 3 और 4 कोण। तो इस कोण का मैं कुछ भी नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ P। तो चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360। तो यहाँ पे लिख लूंगा चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से चारों कोणों को जोड़ दो 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री और कोण P बराबर 360। जोड़ो 200 260। ठीक है, 260 डिग्री प्लस P बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री बराबर कितना हो गया P बराबर 100 डिग्री। ठीक है, ये P का मान आया तो इसका मान कितना आ गया 100 डिग्री। अब यहाँ पर हम सरल रेखिक युग्म लगा देंगे। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि सरल रेखिक युग्म से, सरल रेखिक युग्म से, है ना। फिर देखो W + 100 तो W + 100 बराबर 180 डिग्री। तो W का मान कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, है ना, बराबर 80 डिग्री। ये W का मान आ गया। ये समीकरण 1 दे दो भले। ठीक है, फिर देखो इधर ये 120 है तो कितना हो जाएगा 60। तो हम दूसरी बार सरल रेखिक युग्म लगा लेंगे। तो x + 120 बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 दे दो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100। तो y + 80 बराबर 180। तो y + 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये समीकरण 3 दे दो। ठीक है, फिर हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर z का। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। तो z + 60 बराबर 180। तो z + 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ये समीकरण 4 दे दो। अब देखो x का मान निकल गया, y का निकल गया, z का निकल गया और किसका निकालना था w का निकालना था। तो चारों समीकरणों को जोड़ दो तो हमारे पास कुल मान क्या हो जाएगा आ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, है ना। फिर देखो क्या था x + y + z + w, है ना। तो देखो सबसे पहले w का मान कितना आया 80, फिर 60 80 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर ये 100 और फिर ये 120। ये 100 डिग्री और फिर 120 डिग्री, सबको जोड़ दो। ये 80 और 60 कितना हो गया 140 और ये 260 और ये 100 कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। तो यहाँ पर x + y + z + w के सभी कोणों का कुल योग कितना आ गया 360। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली 3.1 का अंतिम सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक इस प्रकार की क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।